हर शख्स की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हालात उसे परखते हैं। जिंदगी कई बार उसे धोखा देती है, मुश्किलें उसकी राह का रोड़ा बन जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हालात के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर ठोकर को अपनी अगली उड़ान की तैयारी बना लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम सिर्फ बिजनेस की दुनिया से नहीं बल्कि संघर्ष, वापसी और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की कहानी से भी जुड़ता है। साल 2021 में अश्लील पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें देश भर की सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया, कानूनी लड़ाई लड़ी। उस दौर में मीडिया ट्रायल, सार्वजनिक आलोचना और निजी जीवन पर पड़े असर, सब कुछ को उन्होंने बेहद करीब से देखा। जेल गए, यातनाएं भी सही। बाद में अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए फिल्म यूटी 69 के जरिए अपने जेल के अनुभवों को भी देश के सामने रखा। मुश्किल दौर के बाद खुद को संभालना, दोबारा खड़े होने की कोशिश करना और आगे बढ़ते रहने का नाम है राज कुंद्रा। आमतौर पर लोग उन्हें शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर जानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब आप उनकी जिंदगी के किस्से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक आदमी ने शून्य से खड़े होकर शिखर तक पहुंचने की शानदार यात्रा तय की है। आज चर्चा विद चित्रा में हम उनसे कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सुर्खियों की नहीं बल्कि उनके फैसलों, उनके अनुभवों और लर्निंग की भी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राज कुंद्रा जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू चित्रा जी। हम लोग अक्सर शिल्पा शेट्टी जी को देखते हैं फिटनेस फ्रीक, इस तरह के डायलॉग बताते हुए, खुद को आजमाते हुए, लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि 20 साल पहले आप जैसे थे आज भी आप बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस ये तो श्रेय शिल्पा को ही जाता है क्योंकि घर पे जो खाना पीना होता है तो जो वो परोसती है हम लोग सब खा लेते हैं। एंड वो हेल्थ एंड फिटनेस की तो क्वीन ही है, तो टचवुड कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये बिल्कुल पूरा ही क्रेडिट एक महिला होने के नाते मैं उन्हें पूरा क्रेडिट दे देती हूँ। बॉलीवुड से आपको पंजाब जाने की जरूरत क्या पड़ी? और एक जो इतना सफल बिजनेसमैन है, इतना पैसा है, सब कुछ है, मतलब नेम फेम जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, उसके बाद फिर आप मुंबई से सीधे पंजाब का रुख करते हैं, क्यों? आई थिंक समवेयर एक जो वो दिली कीड़ा भी नहीं बोल सकता उसको, एक चाह थी बचपन से एक्टर बनने की। जब मैं छोटा सा था, 17-18 साल का, हमारे घर के कोई भी पार्टी होती थी तो सीधा मम्मी पापा बोलते थे ये लो भाई एक भंगड़ा गाना लगा दे, नाच। मैं ही नाचता था, सब कज़न्स को अच्छा लगता था, तो सब बोलते थे एक एंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुआ है। जो फिल्मों के थ्रू नहीं दिया तो शायद मीडिया के थ्रू दे ही दिया था मेरे काफ़ी सालों से। बट कहीं ना कहीं मुझे एक वो चाह था एक्टर बनने का, और मैंने एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था लंदन में। लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि शिल्पा शेट्टी जी का असर है? No. मतलब ये काफ़ी सालों से था, 17-18 सालों में ही एक्टिंग। मेरी गुरु रह चुकी है पद्मिनी कोल्हापुरी जी, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। उनके स्कूल के थ्रू मैं वो सीखा हूँ, कई लोगों को नहीं पता ये बात। और उसके बाद उस टाइम मीन्स नहीं थे, आया था बॉम्बे घूम फिर के, वो डेली 500 रुपये टैक्सी में खर्चा करके पैसे ख़त्म हो गए, मैं वापस चला गया लंदन। और वहाँ फिर इतनी सारी जिम्मेवारी भी थी मेरे ऊपर। मेरी 2 बहनों की शादी करानी थी, मम्मी डैडी को रिटायर करना था कहीं ना कहीं बिज़नेस से, तो फिर बिज़नेस में चले गए और बिज़नेस में टचवुड सक्सेस मिल गई और भूल गए अपने क्या चाह थे, क्या अरमान थे। आप ऐसे शॉर्टकट में बताएंगे तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दूंगी। हमारे जो दर्शक हैं वो आपको बिल्कुल गौर से सुनना चाहते हैं, क्योंकि खासतौर से हम जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में आपका ये प्रसारण हो रहा है और हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो वो आपसे आपकी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं। एक बस कंडक्टर का बेटा और आज इतना सफल व्यक्ति, ये जो जर्नी पूरी की पूरी रही है, बहुत सारी चुनौतियां, मुश्किलें, कई तो हम लोगों ने ही अपनी आंखों के सामने देखी हैं। आपकी स्टोरी खूब पढ़ी भी है, जोर जोर से ब्रेकिंग न्यूज़ सर्च करके, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में झांक के देखो तो उसमें बहुत सीख भी मिलती है। तो ये यात्रा कैसे यहाँ तक, मैं चाहूँगी कि थोड़ा शुरू से शुरू कर लेते हैं। लंबी कहानी है, पर चलो मैं आपको, हाँ, लंदन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं और मेरी दोनों बहनें, वहीं हमारी पैदाइश वहीं की है, वहीं पढ़े लिखे सारी उम्र। तो स्कूलिंग कॉलेज वहाँ पे की, मैं ड्रॉप आउट हूँ। 12वीं में मैं स्कूल से निकल गया था और मैंने पापा को बोला मुझे बिज़नेस करना है, जैसे आपने किया था। आप लुधियाना से निकल के लंदन आए हो और इतना अच्छा आपने अपना एक ठीक ठाक बिज़नेस बना लिया था। मतलब जो रेस्टोरेंट्स थे पापा के, थोड़े से प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बस सेल्फ मेड आदमी थे वो। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन था। मैंने कहा पापा आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ बनना है। और जब मैं ड्रॉप आउट हुआ था उस टाइम पे रेस्टोरेंट था, तो पापा कह रहे अभी जब तो कुछ नहीं कर रहा, फिलहाल तो रेस्टोरेंट साथ में मिलकर चला। और डेली मैं बर्तन धो रहा था वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस टाइम मैं था 18 साल का, हाँ 18-19 साल का था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं
बर्तन मांजने के लिए नहीं पैदा हुआ है। और मैं आप कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट हैं? कॉलेज ड्रॉप आउट, हाँ जी, कॉलेज ड्रॉप आउट। कितनी पढ़ाई? वही 12th। हाँ 12th, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा सीधे बर्तन धोने के काम में पड़ गया। और मैंने पापा को बोला, पापा ये आई डोंट थिंक आई एम बोर्न फॉर दिस, मुझे एक मौका तो दो, आप ही तो बाहर से आए हो, आपके पेरेंट्स ने भी मौका दिया होगा। तो कहता 6 महीने दे रहा हूँ, या तो कुछ बन जा, या तो फिर वापस आके पूरा रेस्टोरेंट तू ही संभालेगा, मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एक बैकपैक उठाया, निकल गया था। पहले मैं पहुँचा दुबई से मैं पहुँचा इंडिया। घूमते घूमते यहाँ पे 2-3 महीने 4 महीने निकल गए थे और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे पास एक लिमिटेड एक क्रेडिट कार्ड था जिसमें एक बहुत छोटी लिमिट थी, जो काम करते करते वहाँ पे मिल जाता है, छोटा सा कार्ड। कितने पैसे थे उस टाइम पे? वो लिमिट थी मेरी 2000 पाउंड की। 2000 पाउंड? हाँ, तो मतलब आज के डेट में तो 2 लाख रुपए हो गया। सो मैं पहुँच गया एंड में नेपाल। ये कुछ शायद मेरा 5th मंथ था। और जब नेपाल घूमते ऐसे बैकपैकिंग शुरू हो गई थी। नहीं, ऐसे बस पहुंच गए नेपाल। भाई घूमने फिरने गए थे, पशुपति ना चले गए थे। हाथ जोड़ निकले कि कोई तो कुछ कर दो ऊपर वाले। तो वहाँ पहुँचे और जैसे मैं एक बाज़ार में घूमने निकल गया तो मुझे एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे वो पश्मीना शॉल बेच रहे थे वहाँ पे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये आइटम। आई सेड यार ये है क्या, मुझे पूरा समझाओ। तो उन्होंने बोला ये शॉल है, बहुत वार्म रहता है, सर्दियों में बहुत काम आता है। तो मैंने कहा लंदन में तो ये बहुत बड़ा हिट हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट। तो मैंने कहा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है? तो वो मालिक बाहर आए तो कहते हैं हमारी कैपेसिटी है 30,000 शॉल्स अ मंथ। मैंने कहा कम नहीं है, ऐसे मार दिया मैंने, ऊपर से मार दिया। ठीक है चलो आप सैंपल दो मुझे, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो, आप मुझे जितने कलर्स है सारे मुझे सैंपल। अरे फुल कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। बस होता है मैनिफेस्टेशन, आप बोल दो अपने आप को। तो मेरे मुंह से निकल गए 30,000 कम है, ये तो मैं जाते ही फर्स्ट ऑर्डर दे दूंगा आपको बहुत जल्दी से ही। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी देख रहे कि 18 साल का लड़का कुछ बोल रहा है, छोटा सा पता नहीं क्या है, पर चलो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके अपने पश्मीना खरीद रहे तो दे दो उस बंदे को। तो वहाँ पे सैंपल लिए मैंने 1.5 सारे। लंदन आया वापस। मेरा पहला प्लान तो यही था कि पहले जाते ही मम्मी को एक शॉल दे दो कि मम्मी मुझे नहीं लग रहा कि 6 महीने तक मेरा काम होगा, तो 2-4 महीने आप संभाल लेना। तो मम्मी को पटाया, बट मम्मी ने कहा यार अभी डैडी के सामने किसी की नहीं चलती, बस रेडी रहो, रेस्टोरेंट संभालो बेटा, पापा कितनी देर काम करेंगे। सो वो 5th to 6th मंथ में मैंने काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स किए अलग अलग फैशन हाउसेस को कि मेरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी थी आरके कलेक्शंस के नाम से। मैं कहा मेरे शॉल्स है आप देखो। तो कहते कौन आरके, कभी सुना नहीं आपका नाम। और बड़े बड़े हाउसेस को है, मेरी गट्स देखो, क्रिश्चियन डोर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बड़े बड़े आप स्कार्ड है, बड़े बड़े ब्रांड्स को। तो कुछ नहीं हो रहा था और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई, पैसे भी ख़त्म हो रहे थे और पापा मम्मी से मांगने में शर्म आ रही थी। तो फिर मैंने पार्ट टाइम कैबिंग शुरू की, मिनी कैबिंग, टैक्सी चला रहा था यहाँ से वहाँ, वहीं पे। तो फ़ोन कॉल पे कोई अटेंड नहीं कर रहा था, शॉल्स का मुझे लग रहा था कुछ बनेगा नहीं, टैक्सी चला रहा था। एंड एक दिन जो हमारे कंट्रोलर है, कैब के कंट्रोलर, उन्होंने बोला कि एक बाइंग हाउस है जोसेफ, बड़ी कंपनी है लंदन की, तो उनको पिकअप करना है और एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। मैंने कहा थैंक यू सर। जैसे मैंने रिसर्च किया उनके बारे में तो पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा बाहर है यार इस फैशन बिजनेस का। और वहाँ पे एक रूल होता है व्हेन यू ड्राइविंग अ कैब कि यू कैन नॉट स्पीक टू दी पैसेंजर, आपको बात नहीं करनी होती पैसेंजर से, आप चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, ड्रॉप करो बस। तो मैंने ये चीजें यहाँ पर भी होनी चाहिए। हमारे वहाँ तो गाड़ी में आप बैठिए, पता चलेगा कि या तो वो पैसेंजर से बात करेगा या तो वो फोन पे बात करे। बड़ा अपने इंडिया की बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ पे है थोड़ा सा एक सिविक सेंस। तो पीछे मैंने अपने शॉल्स रख दिए और सैंपल बुक रख दिया और गाड़ी में उनको पिकअप किया, बिठाया और मैं निकल पड़ा। मेरा यही था कि पीछे रख दिया तो शायद वो कुछ देखेगा। और माई लक, उन्होंने शॉल उठाया, व्हाट इज़ दिस? तो मैंने कहा सर दिस इज़ अ पश्मीना शॉल, माई अंकल हैज़ अ फैक्ट्री इन नेपाल। अंकल बता दिया उसको। सारी बात ऐसी झूठी बोली जा रही है। थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़ती थी ना, जो एक्टिंग सीखी थी। तो ऐसे माई अंकल हैज़ अ फैक्ट्री इन नेपाल, तो हमारी पश्मीना शॉल का बिजनेस है, तो अंकल मैं हेल्प कर रहा हूँ, उनका मेन एजेंट मैं ही हूँ यहाँ का। तो देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ गए थे। तो कहता अगर आप माइंड ना करो तो मैं एक सैंपल ले लूँ। मैंने कहा ज़रूर प्लीज़ आप सैंपल लो। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और बोला मैं अभी ये फ्राइडे था उस दिन। तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं कि रिंग निकाल के और उसमें से पश्मीना को निकाल के दिखाई? ये तो वो ऐसे होता है शतूश, वो भी मैं एक थोड़ा एक्सपर्ट हूँ उसमें। वो पश्मीना नहीं होता, कई लोग लगता है पश्मीना वो रिंग के थ्रू आता है, वो शतूश बोलते हैं उसको। वो अंडरबेली से निकलता है, वो बहुत महंगा शॉल होता है और बहुत टॉर्चर किया जाता है एनिमल को उस शतूश के लिए, तो वो अलाउड भी नहीं है बेचना। लेकिन हाँ जो सॉफ्ट वाले होते हैं तो फिर भी उनका बड़ा सारा फैब्रिक रहता है और बड़ा कम्फर्ट रहता है उसका। तो मैंने उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोला आप मुझे मंडे मिलने आओ, मुझे इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि वो फ्राइडे उनको ड्रॉप करने के बाद मंडे तक कैसा टाइम निकला कि फटाफट ये मीटिंग हो जाए। हाँ इम्प्रेस कर लेना बस, और मेरा पूरा वीकेंड यही चलता रहा, मैं कैसे इंप्रेस करूँगा, क्या बोलूँगा। तो मंडे आया, मैं उनके ऑफिस गया वहाँ पे और सारे बैठे थे, पूरा एक राउंड टेबल था। मैं 18 साल का लड़का सूट बूट पहन के आ गया था।
और सबके पास वो एक सैम्पल था और मैं और भी सैम्पल लेके आया था, मैंने और भी दे दिए टेबल पे, कलर बुक दिया। तो उन्होंने पूछा क्या कैपेसिटी है, मैंने कहा वही 30,000। और सब ने एक दो सवाल पूछे, मैंने बोला ये है ये है ये है और किसी के पास है, मेरे कहा फ़िलहाल तो किसी के पास नहीं है, मैं ही लेके आया हूँ यहाँ पे। और ये मेरे ख्याल से कब की बात होगी, 1999 टाइप्स हो गया ना, 26-27 साल पहले, हाँ 1999। तो उन्होंने बोला कि हमको ऑर्डर प्लेस करना है, क्या गया आपकी कैपेसिटी, मैंने कहा 30,000। उनका पहला परचेस ऑर्डर 30,000 शॉल्स का था। मैंने वहाँ पे फ़ोन किया नेपाल, उनको ऑर्डर भेजा, वहाँ से शिपमेंट आई पहले। नेपाल वाले भी खुश, आप भी खुश हो गए। हाँ। तो कहते यार ये बंदा जो बोल के गया था 30,000 शॉल का, तो मतलब संघर्ष था वो 5th मंथ और 6th मंथ और 7th मंथ तक, कोई मतलब एंटरटेनिंग नहीं कोई कर रहा था। मुझे लगा यार वापस रेस्टोरेंट ही चलाना पड़ेगा, बट लेकिन कुछ ना कुछ आग थी अंदर। और जैसे वो पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आया, नहीं लग रहा था कि ये जो पैसे मैंने खरीदे हैं पश्मीना शॉल के बदले में पैसे दिए वो चला गया, गिफ्टिंग में जाने थे सब आंटी वांटियों को, मुझे लग रहा था बाद में बांटने के काम आ जाता। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी साथ देगी कि उसके बाद इतने सारे ऑर्डर्स उन्होंने दिए मुझे। आई बिकेम द लार्जेस्ट पश्मीना शॉल इंपोर्टर यूके के अंदर। पहले साल में जो कहते हैं ना, जो आपका फर्स्ट $1 मिलियन होता है कमाने का, जो उस टाइम पे 5-6 करोड़ हो गया था। तो मैंने अपने फर्स्ट प्रॉफिट 5-6 करोड़ का उसी साल में कमाया था। तो मेरा जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी, तो पहला हिट। और उसके बाद तो क्या होता है, जब कोई नई प्रोडक्ट आ जाते किसी मार्केट में तो 100 ट्रेडर आ जाते हैं। अब पैसे से पैसा बनता हुआ चला जाता है। वो तो मेरा था, लेकिन कंपटीशन में इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब पहुंच गए नेपाल और सब शॉल्स लेने लगे। तो जो मार्जिन 100% का होता था वो करते करते 10% आ गया। 2-3 साल मेरा अच्छा काम तो चला। मतलब लंदन में पश्मीना को अगर इतना व्यापक प्रचार प्रसार मिला तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया यार अभी मार्जिन टाइट हो गए, बहुत सारा पैसा कमा लिया, अभी मैं फैशन को छोड़ के अभी और कुछ देखता हूँ। और उसके बाद तो फिर कभी पापा ने कुछ पूछा नहीं, बिकॉज वेल सेटल्ड अपने आप ही हो गए थे। हाँ, तो 20-21 साल की उम्र में मेरे पास काफ़ी सारे करोड़ थे। तो बस फिर वहाँ से जर्नी निकली। मुझे इसके पीछे मेहनत भी है या फिर लक भी मानते हैं आप? नहीं, दोनों। मुझे नहीं लगता, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने तो बेचारा टैक्सी वाला भी करता है, तो दिन रात काम करता है, बट थोड़ी सी लक साथ दे जाए तो मतलब वो टैक्सी कब BMW बन जाए किसी को पता नहीं होता है। और आपके लिए तो ये बात बिल्कुल सही, मतलब आप कहाँ एक कैब ड्राइवर थे और पता चला कि उसके बाद इतने बड़े बिजनेस में। तो फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट बिजनेस था कि मुझे बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना था। मुझे बहुत शौक था, बॉलीवुड मूवीज़ हम देखते आए हैं बचपन से। तो हमारे घर में एक रूल था कि आपको घर पे पंजाबी बोलनी है और बाहर आप अंग्रेज़ी सीख लोगे। और हर मंगलवार को पापा सिनेमा लेके जाते थे बॉलीवुड मूवी देखने के लिए, तो वहाँ से हमने हिंदी सीख ली थी। और थोड़ा सा शौक भी बन गया, जब आप बचपन से बार बार एक चीज़ हर मंगलवार को हो रहा है आपके साथ, तो आपके माइंड में भी कई बार आता है और कई बार आप अपने आप को हीरो मानने लग जाते हो। तो फिर एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी उसी टाइम में, 18 और 20-21 साल की उम्र में। अपना बिजनेस भी चल रहा था साथ के साथ। 21 साल की उम्र में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, यहाँ बॉम्बे आया, काफ़ी चक्कर काटे और कुछ बना नहीं था। फिर मैं वापस चल के मैं गया यार बिजनेस में। अच्छा, एक्टिंग के लिए ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ नहीं तो हो वापस वो 18 साल की उम्र में था। उसके बाद फिर मेरा पश्मीना शॉल का बिजनेस चल गया और उसके बाद फिर डैड को रिटायर किया। सबसे पहले मम्मी डैडी को बोला आप रिटायर हो जाओ, मैं संभालूंगा सब कुछ। 20-21 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले अपनी दोनों बहनों की शादी कराई एंड बस उसके बाद फिर जर्नी क्या थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते सिनेमा मूवीज़ के, तो आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग मूवीज़। युवा मेरे जीवन साथी ऐसे बॉलीवुड पिक्चरें थी उस टाइम पे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी यूके के अंदर। तो मुझे लगा कि कम्युनिटी देखती रही फिल्में, मज़ा भी आएगा, अपना बॉलीवुड के साथ एक लिंक भी बन गया। वहाँ से मेरे एक दोस्त बन गए थे वाशु बगनानी जी। तो वाशु बगनानी उस टाइम से मेरे मतलब सबसे पहले बॉलीवुड में मेरे कोई फ्रेंड बने तो वाशु बगनानी जी बने। हाँ, तो मेरा काम चलता रहा। मैंने थोड़े माइनिंग में इन्वेस्ट किया, माइनिंग में भी अच्छी रिटर्न आई, डायमंड्स में भी इन्वेस्ट किया। तो आई बिकेम क्वाइट अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। जहाँ मुझे लगा अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मुझे मेहनत मतलब एक समय आपका ऐसा वक्त हो गया था कि कुछ भी छू लो वो सोना बन जाता था। वो सोना ही बन रहा था या तो डायमंड भी बन रहा था। डायमंड की खान भी थी उस टाइम पे। तो काफ़ी सारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था मेरा। और देन आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज। कितने साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी? फर्स्ट एज व्हेन आई गॉट मैरिड आई थिंक 26-27 की उम्र में थी, आई थिंक, या 28। हाँ, लंदन में। वो शादी ज़्यादा लास्ट नहीं हुई, 1 साल के अंदर अनफॉर्चुनेटली शायद मैं काम में बिजी था, ये जो भी था। लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि शिल्पा जी की वजह से आपकी पहली शादी। नहीं, जो जिनको पता है उनको पता ही है, जो ओपन स्टोरी है कि इसमें कुछ छुपा नहीं है। मेरी फर्स्ट वाइफ ने मेरे साथ चीट किया था और उसमें एक घर 2 घर टूटे, मेरी बहन का घर भी टूटा। हस्बैंड थे उनके साथ, अभी होगी वो बातें, बट हाँ जी। सो मतलब इट वाज अ बैड चॉइस आई थिंक। या मैं तो अच्छा हस्बैंड था, मुझे तो लगता है मैं बहुत कमाल का हस्बैंड था, लेकिन वो नहीं थी शायद लिखा, शायद मेरी किस्मत में जैसे ये जर्नी थी। आपकी किस्मत में शिल्पा शेट्टी लिखी हुई थी, बिल्कुल। सो बहुत जल्दी 1 साल बाद ही मुझे शिल्पा मिली और वो जब बिग ब्रदर। शिल्पा से मुलाकात की क्या कहानी है? सो उस टाइम पे उसने वो एक शो जीता था, बिग ब्रदर। और जैसे वो शो जीता तो उनके मैनेजर मेरे भी दोस्त के जानने वाले थे, तो उन्होंने बोला यार कुछ शिल्पा जीती है, कुछ करते हैं यार कुछ।
तो मेरे पास ये फ़ोन आया, मैंने कहा यार कुछ आप मूवी बनाने की सोचो तो साल 2 साल लग जाएगा, तो जब तक पता नहीं होता ना उस टाइम पे वो हाइप रहेगा नहीं रहेगा। तो मैंने कहा मेरे एक दोस्त है जो अपना परफ्यूम का बिज़नेस करते हैं, तो मैं आपको मिला देता हूँ, अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। तो कह रहे तू मिल ले पहले। मैं कहा ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था यार, शिल्पा शेट्टी से मिल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं गया मिलने। ऐसा तो नहीं था कि रात भर नींद नहीं आई कि अगले दिन नहीं ऐसा नहीं था क्योंकि शिल्पा शेट्टी मतलब सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, मतलब बाहर भी उनका नाम तो बिल्कुल आई वॉज प्राउड ऑफ हर। जब वो शो जीती, बाहर से कोई आके कोई बंदा शो जीता, इतना बड़ा शो, और पूरा हंगामा हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। सच बात है। और वो लड़की बाहर आई है, क्वीन से मिली है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट गई है, तो इट वाज अमेजिंग। तो मुझे बस जाके कंग्रेचुलेशन बोलना था एज अ प्राउड इंडियन, और कुछ नहीं था उस टाइम पे माइंड में। तो जब मैं होटल पहली बार मिलने गया तो उनकी मम्मी भी वहाँ बैठी थी, तो मैंने जाके उनके पाँव छुए, नमस्ते बोला, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि लंदन का एक पैदा हुआ लड़का इतना संस्कारी है। डे वन से तो नहीं माँ को इम्प्रेस कर लो, उसके बाद लड़की तो खुद नहीं, वो प्लान नहीं था, बट वो अभी शायद डिफ़ॉल्ट हो गया। तो उसके बाद फिर शिल्पा ने पूछा होगा कि मैनेजर से इज ही सिंगल। अच्छा, शिल्पा ने पूछा ये मैनेजर से। तो मैनेजर उस टाइम ने, उसको पता नहीं था मेरा स्टेटस, ही डिडंट नो कि मैं सेपरेटेड हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैरिड है। कहते क्या यार, ऑल द गुड मैन आर मैरिड। तो इंटरेस्ट छोड़ दिया। यानी कि मतलब पहली लाइकिंग शिल्पा की। हाँ, मतलब उसने एक इंटरेस्ट तो दिखाया था। लाइकिंग तो शायद मेरी थी। लोगों को नहीं पता, सबको लगा होगा कि नहीं आपने शिल्पा शेट्टी को इम्प्रेस किया होगा। नहीं, वो तो सिर्फ उसने बस एक हिंट दिया था इंटरेस्टेड है। उसके बाद तो मैं हाथ पैर पीछे पड़ गया मैं उसके बाद, फिर तो मेरा ही चांस मिल गया था। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे वो तेरे बारे पूछ रही थी। मैं अच्छा वेरी नाइस, क्या? तो कह रहे नहीं, मैंने बोल दिया तो मैरिड है। मैंने कहा उल्लू के पिछले 1.5 साल से सेपरेटेड हूँ, डिवोर्स चल रहा है मेरा। करे अरे ये बात तो मुझे पता नहीं थी। मैं क्या पर्सनल बात है, मैं क्यों बताऊंगा। तो मेरे माइंड में आ गया था कि चलो अभी थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट जागा हुआ है तो बिल्कुल, हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैं इंडिया आ रहा था उस टाइम पे, और मैंने उनको फ़ोन किया कि हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था उस मीटिंग में। तो मैंने कहा मैं लंदन आ रहा हूँ, सॉरी बॉम्बे आ रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताना। तो उसने बोला मेरा एक बैग रह गया वहाँ पे, तो अगर आप ले आओगे तो आई अप्रिशिएट इट। तो बैग लेके उनके घर पे गया। जब घर पे गया तो ऐसी बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सिंगल हूँ। तो बातों में मैंने आंटी और शिल्पा को बोला कि बाय चांस आप कभी लंदन आओगे वापस, तो मेरा एक बैचलर पैड है वहाँ पे लंदन में। कहते बैचलर पैड, आप बैचलर हो? मैं कहा हाँ, मैं सेपरेटेड हूँ, एक डिवोर्स चल रहा है मेरा। तो उसके बाद तो शिल्पा हुई बड़ी खुश। और फिर हमारी बातचीत चलती रही, और थोड़ा मैंने ट्राई किया उसको वू करने के लिए। जब वो अच्छे गिफ्ट्स भेजता था, 2-3 बार उसने ज़्यादा वू नहीं करने दिया। उसने बोला यार मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, आप ठहरे लंदन के, मैं इंडिया की, तो मैं कभी इंडिया नहीं छोड़ के जा सकती। उस टाइम पे मुझे लगा अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है, वी वर लाइकिंग ईच अदर, कुछ 5-6 महीने से वी वर डेटिंग। फिर मैंने वाशु बगनानी जी को फ़ोन किया। मैं कहा सर वो बिल्डर है, तो मैंने कहा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? कह रहे आप अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने एक घर बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ तक पहुँचा है? कह रहा 6th फ्लोर तक पहुँच गया, 7th फ्लोर बना रहा हूँ। मैं कहा सर 7th फ्लोर मेरा है, आप जैसे मर्जी करके। मैंने उनको चेक भेजा, बिना देखे प्रॉपर्टी ले ली। शिल्पा को फ़ोन किया कि मैंने एक घर ले लिया, और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। हाँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, अगर आपको ठीक लगे तो आई वुड लाइक टू मैरी यू। तो मैंने उनको एक प्रपोज किया, और बस उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर तो सारी परियों वाली कहानी जैसा पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट हो रहा है। और मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे हुआ है कि जब भी मैंने कोई लो देखा लाइफ में, मतलब आई हैड गिवन अप ऑन मैरिज। मुझे लगा यार इतना अच्छा हस्बैंड होने के बाद भी मेरे साथ कोई चीट कर रहा है, तो आई हैड गिवन अप। जब भी मैंने लाइफ में कोई लो देखा ना, तो आई बाउंस बैक विद अ न्यू हाई। ये ऊपर वाला ही कराता है, और लाइफ में हुआ ही है। आप लोग मीडिया में भी देख रहे हो। एक मेरे लाइफ में जो हुआ उसके बाद सबने देखा, ये ओपन है। जब से शिल्पा से शादी की है तो कुछ छुपता नहीं है। तो शिल्पा हमेशा कहती है दैट यू नो डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन। और मेरा कुछ दूसरा मुद्दा रहता है कि यार जब तक आप बोलोगे नहीं तो लोगों को लगेगा कि यार ये शायद कुछ सच्चाई है मीडिया के न्यूज़ में। उस टाइम में नहीं बोला। मैं आऊंगी सारे विवादों की मैंने लिस्ट बना कर रखी हुई है। शादी वादी होगी उस टाइम सब बढ़िया, बड़े सवाल भी पूछने हैं। लेकिन उसके पहले आपने बताया कि आपने एक 7th फ्लोर खरीद लिया वासु बगनानी का जो था, और फिर उसके बाद शिल्पा शेट्टी से आपकी शादी हो गई। लेकिन जब आप मुंबई शिफ्ट हो रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा इतना बड़ा बिजनेस मैंने तैयार किया है, उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, टचवुड मेरे सारे काम फ़ोन पे होते थे, बोर्ड मीटिंग्स होती थी, जूम कॉल्स वगैरह। उस टाइम पे सारा जो भी अवेलेबल होता था हम लोग कॉल्स करते थे काम के लिए। तो मेरा काम फ़ोन पे चल रहा था, ऑटो पायलट था। जैसे मैं कह रहा था पश्मीना शॉल बिज़नेस बंद करने के बाद मैं ज़्यादा बिजनेसेस में हैंड्स ऑन नहीं रहा। मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता रहा, और उनके काम चलते रहे, और वो फीडबैक देते रहे, और कमाता रहा वहाँ से। सो मुझे था कि मैं तो मैनेज कर लूँगा,
उस लड़की को प्रॉमिस किया कि इंडिया से बाहर नहीं निकालूंगा। मम्मी डैडी की परमिशन मैंने ज़रूर ली कि पापा आप ही चलो, आप ही इंडिया से आए हो, सारे चलते ना वही शिफ्ट होते हैं तो जब वापस। आप इतनी सक्सेसफुल हीरोइन से शादी कर रहे थे तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? थोड़ा सा तो घबरा के थे, कह रहे यार यू गॉन थ्रू वन बैड मैरिज और अभी तो एक ग्लैमरस लड़की से शादी कर रहा है, और ग्लैमर इंडस्ट्री तुम्हें पता ही है, सब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैंने कहा पापा आप मिल लो एक और उससे। तो जब पापा मामा शिल्पा से मिले पहली बार घर पे, तो यार बड़ी सिंपल सी लड़की है यार, पता चल रहा है जो वो चेंबूर में पैदा हुई है, तो वो जो चेंबूराइट का जो सिंपलटन है ना, वो सिंपलिसिटी थी, उनको भी अच्छी लगी। तो कहते यार ठीक है लड़की तो शिल्पा जी के अंदर ऐसा है वास्तव, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम लोग तो उन्हें बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो कभी लगता है कि नहीं बस हीरोइन वाले सारे गुण हैं, ये बिल्कुल मिडिल क्लास सोच के नहीं हो सकते। बिल्कुल शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंपल काइंड हार्टेड सोल। आई एम ब्लेस्ड। मुझे लग रहा था कि ऊपर वाला चाहता था कि जो मैंने गलती की है उस गलती को सुधारो, सीखो वहाँ से, और आई विल गिव यू द बेस्ट इन लाइफ। आई हैव गॉट द बेस्ट। तो घर में किसकी चलती है? किसके घर में आदमी की चलती है ये मुझे बताओ। पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि भाई हर घर में घर की कहानी है, वो घर वाली की ही चलती है। कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि आप पंजाबी फैमिली से हो, तो कभी ऐसा कि पराठा और कुछ अच्छा खाने का मन हुआ और उन्होंने आके नहीं ये क्या खा रहे हो, चलो प्लेट चेंज करती हो, कभी ऐसा हुआ घर के अंदर? शी इज़ ऑल्सो वेरी बिग फूडी, उसको खाना पीना बहुत पसंद है। तो हम दोनों मतलब वी जेल ऑन फूड। हम लोग हर फ्राइडे को डेट नाइट करते हैं एंड वी मेक श्योर कि नया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे और नया खाना ट्राई करेंगे। तो वी जेल ऑन आवर फूड। तो खाने पीने में टेंशन नहीं है। हाँ, जब मैं कुछ ज़्यादा मीठा उठाता हूँ एज अ पंजाबी, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो वो फिर रोक लेती है, बस बहुत हो गया डाइट। बट मम एंड डैड उनका मन नहीं था कभी यहाँ आने का, वो वहाँ पे इतने वेल सेटल्ड है, तो कहते यार अभी इंडिया इतने साल हो गए छोड़िए, जब कभी रिटायर होना होगा हम आ जाएंगे आपके पास बेटा। तो आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर मम एंड डैड। बट लेकिन ना वे सेटल्ड है, दे सेटल्ड है, कभी ना कभी जब आएंगे तो आई फील हैप्पी। वेरी नाइस। मतलब यहाँ तक की जर्नी तो हो गई, अब मैं आ जाती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी कहानी आपने सुन ली, सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही होता गया एक तरीके से। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे भी मोड़ आए आपकी लाइफ में, खास तौर से जब हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा लगा, मतलब पॉर्न शब्द का इस्तेमाल अगर कहीं हो रहा है तो तुरंत राज कुंद्रा से जोड़ दिया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला आपसे जुड़ा, आप तक कैसे पहुंचा, आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए, खुद को निकालने की कोशिश की, क्या है ये स्टोरी? नहीं, आई थिंक इसमें ऑनेस्टली फंसाया गया था। और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि एबीपी न्यूज़ आप ही के चैनल है जिन्होंने ये न्यूज़ को ब्रेकिंग की थी। जो जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे, सूरज ओझा करके, मैं नाम ही लेने को तैयार हूँ। तो किसी को नहीं पता था। जब मेरे पास आए थे ऑफिस में चेकिंग करने, कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला सर आप अपना ऑफिस आके एक स्टेटमेंट दे दो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। मैं क्या ऑफ कोर्स, मैंने जब कुछ किया नहीं, मोर देन हैप्पी। तो मैं वॉलंटरी निकल पड़ा स्टेशन। जैसे स्टेशन पहुंचा, अभी स्टेशन का ऐसा है कि मेन गेट है, मेन गेट से अंदर जाना पड़ता है, वो पीछे जाके जाना पड़ता है, मतलब मीडिया वाले छोड़ो कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ पे। पुलिस स्टेशन के पीछे एक जो है स्टेशन, कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पे। लेकिन एक जर्नलिस्ट पहुँचा हुआ था वहाँ पे ऑलरेडी। तो उसमें सूरज ओझा, बिल्कुल। तो वो मुझे समझ आ गया था कि ये सब कुछ मिली भगत है, ऊपर से उनको न्यूज़ मिली हुई है, एंड जो भी करप्शन हुई है उस लेवल पे सब ने प्लान कर रहा था। ये पूरा एक प्लान अटैक था मेरे ऊपर कि वहाँ पे बुलाया जाएगा, एक मीडिया वाला फ़ोटो लेगा, और उसके बाद जैसे मैं अंदर गया मैंने पूछा चलो स्टार्ट करो स्टेटमेंट। मैं अपने ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ राज कुंद्रा अरेस्टेड। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अंदर पे गया, ऑफिसर को दिखा रहा हूँ, मैंने कहा सर ये क्या है? कहता हाँ सर ऊपर से ऑर्डर है। और उस टाइम पे वीडियो बस गिरफ्तारी का। मैं ये कमाल है यार, ना आपने मुझे कुछ 41 सर्व किया। किस जगह से ऑर्डर था? अभी क्या पता है इसमें, किसने फंसाया आपको? मैंने सीबीआई को लेटर लिखा हुआ है इस वक्त, एंड साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसमें कुछ इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक। और मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी हो। जब आप वो कॉल्स चेक करोगे जो सीडीआर से होता है, कि जो बिजनेसमैन पे मेरा जो डाउट जा रहा है और जिस ऑफिसर ने ये मिलीभगत की हुई है, जब आप सब मैच करोगे तो आपको एक जो अंदर की बात है पता चल जाएगी। और तो आपने ऐसी कौन सी गलती की, आप कह रहे हैं कि आपको फंसाया गया? कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया हुआ था उसमें। इनफैक्ट पहला चार्जशीट आप पढ़ोगे 5000 पन्ने का चार्जशीट था ये अपना पोर्नोग्राफी केस में, मेरा नाम ही नहीं था। एडिशनल चार्जशीट में 3-4 महीने बाद मुझे आके पिकअप किया और अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद मैं बन गया पॉर्न किंग पूरे देश का। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इससे? जीरो लेना देना। मतलब आप मेरी वो बेल ऑर्डर पढ़ोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्लीन चिट मिल गया इस लड़के को। मतलब आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। कोई एक लड़की नहीं आज तक आई, कोई प्रोड्यूसर, कोई नहीं। मतलब ये सब हुए थे, बिल्टअप था, मीडिया ने किसी उस टाइम बहती गंगा सब हाथ बढ़े थे, लोग बढ़ रहे थे, अरे हाँ राज को मिले थे। आज तक कोई नहीं मुझे मिला, और बाद में जब उनसे बात करो नहीं हम मिले नहीं थे, ऐसे हमने बोल दिया। नो आई मेट नो वन। ये है ही नहीं पोर्नोग्राफी पहली बात। अगर ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह से झूठी स्टोरी है, गलत है। नहीं, मेरे ब्रदर लोग का एक ऐप था, इट वाज कोई तो होगा। आप मतलब आप उस व्यक्ति को क्या जान रहे हैं जिसने आपको फंसाया, जो आप दावा कर रहे हैं?
मेरे है उस पर शक और डाउट्स, वो है मतलब वो क्लियर हो कौन जाएगा है? पॉलिटिशियन है, कोई नहीं, वो अधिकारी अभी है? नाम नहीं लूँगा बिकॉज मैटर सब जुडिस। अभी मेरे बहुत सारे एविडेंसेस है जो मैं देना चाहता हूँ। इतना तो बता सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, बॉलीवुड का है या पॉलिटिशियन है? नहीं, इज जस्ट अ बिजनेसमैन, इज अ बिजनेसमैन फ्रॉम बॉम्बे, और उसने ट्राई किया था। बिजनेसमैन ने आपको डंड पहुंचाने के लिए? एक वेंडेटा था, एक डंड पहुंचाने के लिए अपने उनके जानने वाले पुलिस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट से ये सारा करा दिया कि करा दो कुछ ना कुछ। उनको शायद, मुझे नहीं लग रहा कि उस ऑफिसर को भी कभी पता होगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। और मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे बोला योर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट, मैंने कहा व्हाट फॉर व्हाट? मैं कहा दिखा तो दो क्या किया है। नहीं वो बात में। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, बहुत सारा इन्होंने एविडेंस ट्राई किया था कुछ करने के लिए। पता चली मतलब टीवी से ही पता शी नोज मी ना, शी नोज मी। उसको अगर लगता 1% इसमें कोई डाउट है वो तो छोड़ के चली जाती। शी इज़ टू राइचस दैट वे। तो उस टाइम पे मैं कुछ बोला नहीं, और शिल्पा ने भी बहुत बार बोला कि बोलने की जरूरत नहीं है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। आने के साथ ही आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो शिल्पा शेट्टी को कैसे जानकारी मिली? फिर न्यूज़ से जानकारी मिली? मुझे न्यूज़ से मिल रही है, उसको भी न्यूज़ से मिली है। तो फिर शी गॉट ऑल द बेस्ट लॉयर्स, शी डिडंट नो व्हाट टू डू। और उस टाइम पे मेरे जो बिजनेसेस चल रहे थे इंडिया में, 4000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी, मेरे सब बिजनेसेस है यहाँ पे। शिल्पा कहती यार मैं कैसे संभालूंगी, मुझे 63 डेज बोला गया था यू हैव टू स्पेंड इनसाइड, पता नहीं था ना कितना टाइम लगेगा। तो देन शिल्पा शट ऑल द बिजनेसेस रातों रात। और मेरा माइंड भी नहीं चल रहा था यार क्या हो गया सडनली, एक IPL टीम ओनर से पॉन किंग ऑफ इंडिया, और अंदर कर दिया आपने मुझे। तो कहीं ना कहीं मेरी भी सारे बिजनेस बंद हो गए। शिल्पा ने सारे बिजनेस बंद कर दिए। एंड व्हेन आई केम आउट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बिकॉज आई थिंक आई हैड अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। शिल्पा कहते कई बार मुझे लगता है कि तुम्हारे इतने एक अंदर जो मन था एक एक्टर बनने का, यू हैड टू गो टू जेल टू कम आउट टू बिकम एन एक्टर। मैंने अभी आई एम वेरी हैप्पी इन लाइफ ऑनेस्टली। कई बार लोग पूछते हैं वुड यू चेंज एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चेंज करता। आप लाइफ में कुछ पास में चेंज करोगे ना, वो प्रेजेंट को अफेक्ट हो जाएगा। और आज के प्रेजेंट में आई एम एन्जॉइंग दिस सिखी रूट ऑफ माइंड, आई एम एन्जॉइंग रिलीजन, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। और वो सारी चीज़ें आई थी मुझे आर्थर रोड के अंदर। When I was inside Arthur Road there for 63 days, जब आप वो मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा इट्स अ ह्यूमन राइट स्टोरी, इट्स नॉट इवन अ सॉफ्ट स्टोरी का ये मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ नहीं था उसमें, केस के बारे कुछ नहीं था, खुद ही एक्टिंग कर दी और खुद ही सब कुछ बता दिया। ऑनेस्टली मैं बुक लिख रहा था अंदर बैठ के, मुझे तो हंसी आती थी चीज़ें देख के। मैं इतने छोटे से कमरे में जहाँ पे 50 लोगों को सोना होता है, वहाँ पे 250 लोगों को घुसा के रखा आपने, एक के ऊपर एक सो रहे हैं, पैर नीचे रखने की जगह नहीं है। तो इट बिकेम ए ह्यूमन राइट स्टोरी कहीं ना कहीं। थोड़ी सी जिस कमरे में आप सोते थे कितने लोग उसमें रहते थे? बाहर रूम के बाद लिखा होता था 49 मैक्सिमम। हम लोग 250 लोग होते थे उस रूम के अंदर। 250 लोग एक कमरे में, जिसमें सिर्फ 49 लोग ही सो सकते थे। अभी भी आर्थर रोड इज़ द मोस्ट कंजेस्टेड। अभी जेल बुलाते हैं उसको, डिटेंशन सेंटर। जब तक आपका केस चल रहा है, जब तक आपको चार्जशीट और बेल नहीं मिलती, दे पुट तुम इन आर्थर रोड। तो हम लोग आर्थर रोड जेल को अस्यूम करते हैं कि जेल है। जेल आती है बाद में, जब मुकदमा चलेगा, आपको गिल्टी साबित किया जाएगा, देन यू गो टू अनदर प्लेस। आर्थर रोड इज़ अ डिटेंशन सेंटर कि आप कोई विटनेस के साथ टैंपर ना करो, चार्जशीट बन रही है सब कुछ। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को ये लगता है जेल चला गया है, तो ये जेल है। इट्स जस्ट अ प्लेस वी हैव टू गो एंड वेट कि भाई जब आपका टाइम आएगा। लेकिन 60 से ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रहना, खाने पीने का कैसे क्या होता था? हॉरेबल। खाना पीना तो मतलब होता ही नहीं था, मतलब वो मनाना पड़ता था। आप एक हंडी में बैठते थे अपने 5-6 फेलो इनमेट्स के साथ, और वो एक बकेट दे देते थे पानी भर के। तो ऐसे लगता था मतलब ये है क्या, और वो पानी जो ऐसे मतलब कुछ नहीं नज़र आता था, पानी था, और वो बोलते थे ये दाल है खा लो। तो फिर हम वहाँ पे एक शॉप होती थी जहाँ पे आप वंस अ मंथ कुछ खरीद सकते हो, तो हम लोग क्या फरसान वगैरह खरीद के उसमें डाल देते थे गर्म पानी में, कि उसको मिला के मसाला वसाला डाल के कुछ तो बनाए एडिबल। लेकिन ऑनेस्टली आई वाज नॉट एंजॉइंग इट, मेरे से नहीं खाया गया। तो 63 डेज़ मैं सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और पानी पे जी रहा था फॉर 63 डेज़। 63 डेज़ आप पार्ले जी बिस्किट और पानी मिनरल वाटर, हाँ वो तो वही बस 63 डेज़ तक। एंड आई लॉस्ट पूरे 63 दिनों पूरे आई लॉस्ट 17-18 किलोज़। मैं बाहर आया बिल्कुल फ्रेल एंड स्किनी एंड एवरीथिंग। सर्वाइवल था, बट आई लर्न द आर्ट ऑफ सर्वाइवल। और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। ऑनेस्टली हम लोग रिलीजन को लेके इतना लड़ते हैं बाहर, मुझे लगता है केवल पॉलिटिशियंस ही वो लड़ाई कराते हैं। बिकॉज उस बैरक के अंदर एक कॉर्नर में क्रिश्चियनिटी चल रही थी, एक कॉर्नर में हिंदू गली बुलाते थे, और एक में नमाज चल रही थी। और जब किसी का कुछ चल रहा होता ना तो दूसरा नहीं करता। तो पहले आरती ख़त्म होती थी, नमाज शुरू, नमाज ख़त्म होती थी, क्रिश्चियनिटी। तो मुझे लगा दिस इज़ यूनिटी। हम लोग तो खामखा ये लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं धर्म को लेके, लेकिन अंदर बैठ के तो सारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे। आई फाउंड माई स्पिरिचुअलिटी आर्थर रोड के अंदर। मुझे तब पता चला कि क्या वैल्यू है स्पिरिचुअलिटी की, क्यों मानना चाहिए। मैं एथिस्ट था, मैं ज़्यादा मानता नहीं था। मेरे घर वाली बहुत मानती है एंड शी फॉलोज ऑल रिलीजन एंड ऑल थिंग्स। मुझे केवल लगता था कर्म योगी हूँ, लाइफ में अच्छा करोगे अच्छा होगा, कुछ बुरा करोगे बुरा होगा। तो शायद कुछ पास्ट लाइफ कर्मा या कुछ लेसन सिखाना था, ऊपर वाले ने मुझे सिखा दिया। बट आज भी मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए मुझे पनिश किया था, ऐसे तो फिर देन
एवरी OTT प्लेटफॉर्म इन इंडिया शुड बी पनिश। क्या नहीं मिलता देखने के लिए? बिल्कुल। मूवीज आर गेटिंग वर्स टू वर्स, लेकिन इफ़ यू फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वन रूल फॉर ऑल। आपको लगता है कि हमारे देश में जुडिशरी का ये जो सिस्टम है बहुत स्लो काम करता है? एक व्यक्ति जो कुछ दिनों के भीतर बाहर मतलब निकल सकता है अपनी प्रॉब्लम से या इस तरह के केस से, उसको लंबा खींचकर तब तक तो आप आरोपी ही रहेंगे जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। बिगेस्ट प्रॉब्लम वही होता है। काफ़ी टाइम तक मुझे दर्द हुआ बिकॉज आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ, जब भी कुछ सोशल मीडिया पे डालता था तो नेगेटिविटी, मतलब ये जो ट्रोलर्स होते हैं। ये 11 आरोपी है इस केस में। मैं एक अकेला हूँ जो डिस्चार्ज के लिए मैंने फ़ाइल किया था 4 साल पहले। मैंने कुछ किया नहीं, मुझे डिस्चार्ज चाहिए, इसमें क्लीन चिट चाहिए। 4 साल तक एवरी टाइम ये सिस्टम हमारा देखो यहाँ का सुनवाई होती है, रिजर्व फॉर ऑर्डर होता है, वो करते करते 1-2 साल लग जाते हैं। और हर जैसे मेरा रिजर्व फॉर ऑर्डर होता था, जज की बदली, नॉट फॉर माई केस बट जज की बदली का टाइम हो गया। सारे केस में होती तो है। ये मेरे साथ हो रहा है पिछले 4 साल से। अभी भी ख़त्म होने को आया था, जज की बदली, अब वापस से मुझे वापस 4 साल की मेहनत सब खत्म, मुझे अब वापस स्टार्ट करना है। अभी अक्टूबर से, अक्टूबर की डेट मिली है मुझे नेक्स्ट, जब जून में ख़त्म होना था। तो जस्टिस कैसे पाऊंगा मैं लाइफ में? मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ? मुझे मौका ही नहीं मिल रहा लाइफ में। तो देन आई डिसाइडेड कि भाई ऐसे करो, भाई अपने आप को बाइज्जत बरी करो। यू आर फ्री राज, मेंटली स्पिरिचुअली आई एम फ्री। मैंने कुछ किया नहीं गलत। जब मौका मिलेगा, ये जुडिशरी सिस्टम में उनके पास 20-25 करोड़ केस है। इसके साथ आपको जीना सीखना होगा कि होना, मैं इस तरह का आरोपी हूँ। और एक समय आएगा, मुझे लग रहा है सनी देओल ने उस जमाने में तारीख जो फिल्म बनाई, तारीख पर तारीख, वही है, वो आज भी वैसे ही चल रही है। आज भी है। तो मुझे लग रहा है कि जब मेरी बारी आएगी आई थिंक इट माइट बी टू लेट। मुझे हमेशा मैं ये मानता हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब आएगा तब आएगा। आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम लिविंग इट टू द फुल। हुआ कि जेल में रोना आ रहा हो जिंदगी से सवाल की, मतलब मैं क्या था, कहाँ आ गया, जिसके पास इतनी शानदार जिंदगी है और वो अभी जेल के भीतर बैठ के पार्ले जी बिस्किट और पानी के साथ डिप करके खा रहा है? आई थिंक यू वैल्यू इट मोर जब आप अंदर होते हो और ऐसा कुछ होता है लाइफ में। यू डू लुक एट इट। और वाई मी, मुझे लगता है वाई मी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब भगवान अच्छा करता तो आप ये नहीं पूछते ना मेरे साथ क्यों हो रहा है इतना अच्छा। आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि वाई मी नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगा एक जर्नी था और आई थिंक समवेयर इन मी, पेन है उससे कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन जब आप अकेले पड़ जाते हो, फैमिली उधर हो, आप जेल के अंदर हो, तो फिर उसमें अपने आप को कैसे संभाला? मुझे आई वाज मैनेजिंग। एक टाइम पे मीडिया के थ्रू वापस एक न्यूज़ मिली था तो रूमर, बाद में पता चला कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को छोड़ रही है, डिवोर्स हो रहा है। हाँ, उस रात को तो नींद भी नहीं आई। आई जस्ट फेल्ट लाइक मेरा मन कर रहा था गिव अप माई लाइफ। यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं जीने का, बिकॉज मेरे लिए मेरी बीवी के ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर कोई नहीं है। सुसाइड करने का आई फेल्ट लाइक इट, जेन्युइनली मेरा मन कर रहा था यार सुसाइड ही कर लो, यहाँ पे अपनी लाइफ को एंड कर दो। लेकिन जब मेरी अगले दिन फ़ोन पे बात हुई, कहते यार ये फालतू की न्यूज़ है, शी सेड यू नो आई एम विद यू, आई ट्रस्ट यू 100%, छोड़ दे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद जो हिम्मत मिली, और फिल्म में भी दिखाता हूँ, उस कॉल के बाद जो हिम्मत मिली ना, मैं क्या तोड़ लो जो तोड़ना है, अभी तो मैं बिंदास, मेरी बीवी मेरे साथ है, आई कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। सो देन आई डिडंट केयर। एंड देन उसके बाद जब मैं बाहर आया तो शिल्पा का मन था कि काफ़ी सारी मन्नतें मांगी थी उसने, तो हम लोग ज्वालामुखी गए, चमुंडा देवी गए, काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पूजास की, पार्ट्स की। और लाइक आई सेड, पहले मैं एक एथिस्ट था, अंदर बैठ के वो सबका धर्म देख के कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सेप्टेंस होगी कि कुछ तो है पावर। बिल्कुल। वहाँ पे वो मना रहे थे अपना गणपति अंदर 11 दिन का, 11th डे ऑफ गणपति, पाठ पूजा की, सब कुछ किया। एंड आई वाज फॉलोइंग इट एवरी डे रिलीजियसली। जैसा लास्ट डे विसर्जन किया, अगला दिन मेरा बेल आ गया था, मैं बाहर था। तो मुझे लगा यार ये तो यू कैन काउंट दीज डेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गूगल पे जाके पता चलता 11वां दिन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे राज वाज आउट। तो कुछ तो होगा ना डिवाइन इंटरवेंशन। और हमने शिल्पा को देखा है हमेशा वो गणपति पूजा बहुत धूमधाम से बनाती बिल्कुल है। बिल्कुल। नो शी इज़ एन अमेजिंग सोल। एंड आई थिंक ये मेरी एक लाइफ की जर्नी थी और उसका सोच हमेशा यही है कि मत बोलो। मुझे कई बार लगता है ना, एंड दिस इज़ मे बी माई एडवाइस टू अदर्स, दैट कभी लाइफ में आपको कोई फंसाता है, हाँ। मुझे लगता है उस टाइम पे बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे फिर आपको माना जाएगा कि ये गलत है। तो वो जो 4 साल चुप रहा ना, आपने देखा होगा इसी साल मैंने आके बोला है काफ़ी इंटरव्यूज पे। आई डिसाइडेड यार मुझे था कि क्लीन चिट मिल जाए तो, क्योंकि हमेशा हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं ना, जब दूसरा चुप रहेगा तो वो दूसरे की स्टोरी कहाँ से आएगी। बिल्कुल। एज अ मीडिया पर्सन या हम चैनल के, मान लीजिए एक तरह से खबर आ गई, आप जेल चले गए, तो जेल जाने के बाद तो ये माना जाएगा कि भाई कुछ तो किया होगा तभी तो जेल गया, और वापस आने के बाद जब आप नहीं बोलेंगे तो यही लगेगा कि नहीं कुछ तो मुझे लगा था, या लीगल एडवाइस यही मिली थी कि आपका क्लीन चिट करा देंगे, आपने कुछ नहीं किया, लेट इट बी, सत्यमेव जय, व्हेन यू विन फिर बोलना। बट वो 4 साल यार लीगल सिस्टम में जुडिशरी के ऊपर अगर मैं छोड़ दूँ, आई हैव फेथ इन जुडिशरी, लेकिन जो डिलेज है ना, शायद उनकी भी गलती नहीं है, हमारे पास है नहीं इतने जजेस, केसेस इतने हैं, जनता इतनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था इट्स नाउ टाइम दैट आई हैव टू कम आउट एंड स्पीक
और झूठ को चेहरे पे नज़र आ जाता है जो कोई झूठ बोलता है। मैं इतना अच्छा एक्टर भी नहीं हूँ। जो मेरे साथ बीती है, जो हुआ लाइफ में, आई हैव कम एंड टोल्ड एवरीथिंग। जिसको मानना है ये तो मानो, मैं भी नहीं बोल मानना सकती हूँ। मानो। हम लोग न जाने, मैं इतने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं जो थोड़ा कनिंग होता है या तो हम लोग उसको पहचान लेते हैं। लेकिन राज कुंद्रा के बारे में वास्तव में आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि अब जुडिशरी से आखिरी फैसला क्या आता है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे उसका इंतजार करना होगा। प्रेमानंद महाराज जी के पास भी आप और शिल्पा पहुंचे वृंदावन। देखो ये था मेरा चेंज। ये हाथ में कुछ काउंट करने के लिए हाँ, ये नाम जाप काउंटर है। ये नाम जाप हाँ, ये प्रेमानंद जी ने दिया था। पूछा था आप नाम जाप करोगे बेटा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा सर। तो उन्होंने बोला डेली एक नाम जाप काउंटर लो और डेली 10,000 बार राधे राधे करते रहो मन में, या जिसमें आप मानते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई वुड लाइक टू डू इट। और वेजिटेरियन तो था ही, मैं दारू पीता नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। तो मैंने कहा यार ये भी एक स्पिरिचुअल साइड, एक स्पिरिचुअलिटी निकल जाएगी इसमें, मुझे लग रहा है। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया ना, आई जस्ट फील का, और ऊपर से जो मतलब सिक्खी के राह रास्ते में चलाऊँ, अपने दस्तार जो पहनते हैं ना, हमारे कान कवर होते हैं, और ये जो कान कवर होते हैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे बाहर की बकवास नहीं सुननी पड़ती, मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनता हूँ हमेशा। ऐसा तो नहीं कि राज कुंद्रा अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ बताकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ये अपनी चॉइस नहीं होती, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। वाहिगुरु को लगा कि यार ये राज इस लायक है। मैं हिंदू पंजाबी फैमिली से हूँ, गुरुद्वारा तो सारी उम्र जाते ही रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले को लगा यार ये बंदा सही है, ये बंदा कुछ करेगा और मैं चाहता हूँ इसको मैं ब्लेसिंग दूँ। तो ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग दी, दस्तार बख्शी, मुझे एक स्पिरिचुअल साइड मिला। और प्रेमानंद जी ऐसे हैं कि वो गुरुज को भी मानते हैं। हाँ। वाहिगुरु को बहुत मानते हैं, गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं, और अपने ऑब्वियसली राधा रानी के तो है ही वो भक्त। तो इट सूटेड मी। आप और शिल्पा दोनों वहाँ पर दोनों, हाँ, और इतना अच्छा लगा। देखा है अक्सर विराट कोहली और अनुष्का वहाँ पर जाते रहते हैं, हाँ, और उसके बाद किसी बड़ी सेलिब्रिटी जोड़ी को देखा तो वो आप लोग थे वहाँ पर। बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके। ही इज़ अ ब्लेस्ड सोल। मतलब आप उनके पास बैठ जाओ तो उनका ऑरा ही बहुत कमाल का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके। एंड उसके बाद बस आई फील कि वो मेरे लिए चेंजिंग टाइम था, एक वहाँ और एक जब मैंने दस्तार से जाके जब मैं बाहर आया हूँ, तो उसके बाद मुझे लाइफ में मुझे लगा मेरी लाइफ कंप्लीट है। आई एम एट द हैप्पीएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि मैं तुझे पास लेके जा रहा हूँ, कुछ चेंज करना है, मैं बोलता नहीं कुछ चेंज करना। मुझे आज इतना सुकून मिल रहा है, मैं क्यों कुछ चेंज करूँ? कुछ कर दिया तो पता चले ये नहीं मेरे पास, मैं कुछ घमंडी हो गया हूँ बिज़नेस में और मैंने सक्सेस ले लिया है, और मैं एक्टिंग कर पा रहा हूँ, फिल्में कर पा रहा हूँ, जो मुझे लाइफ में मैं चाहता था करना वो कर पा रहा हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैं क्यों चेंज करूँ ये चीज़? आई एम एट द हैप्पीएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। हाँ, इतनी खूबसूरत बातें राज कुंद्रा आप करते हैं। अब मुझे पता चला कि शिल्पा शेट्टी क्यों फर्स्ट मुलाकात में ही आपसे इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी। अब चलते चलते वक्त हमें इतनी की इजाज़त देता है। अभी हाल के दिनों में, चूंकि आप हर विषय पर बोलते हैं, जेनजी का बड़ा आंदोलन हुआ, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। मुझे लग रहा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाता है। आई हैव टू स्पीक ऑन इट बिकॉज कल को वो मेरा बच्चा भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। जो है भी जेनजी। सो अभी 14 साल के हैं आप? हाँ जी, 14 साल का मेरा बेटा है, वो जेनजी में कहता है पापा मैं जेनजी में ही आता हूँ। तो इट्स अमेजिंग यार, हैट्स ऑफ टू देम। जेनजी ने वो कर के दिखाया जो शायद आज तक कभी कोई भी नहीं कर पाया। एंड आई फील दैट जनरेशन बड़ी स्पेशल जनरेशन है, बिकॉज हम उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पे हम अपनी ओपिनियन नहीं दे पाते थे अपने पेरेंट्स को। अगर पापा कुछ बोल देते थे तो हम सुनते थे। आज की जनरेशन ओपिनियनेटेड है। जब वो अपने बाप के नहीं सुनते तो देश चलाने वाले की क्या सुनेंगे वो? बिल्कुल। सो आई थिंक दे हैव दैट पावर एंड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज अगर ये हमारा फ्यूचर है तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्राइट। और अगर देश में कुछ एक चीज़ बदलनी हो आपके लिहाज से, क्या किस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखो, वी हैव सो मच पब्लिक इन दिस कंट्री दैट इट्स हार्ड टू कंट्रोल, इट्स नॉट ईजी। एंड हैट्स ऑफ टू मोदी जी, जो वो कर रहे हैं आसान नहीं है। एक इतना बड़ा देश को चलाना और इतना उसको एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर बनाना आज की डेट में। वी यूज्ड टू बी नोन एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री फॉर सो मेनी इयर्स। आज हम बाहर जाके बोलते हैं हम इंडियन है, बड़े प्राउडली बोलते हैं। पहले बोलते हैं हाँ इंडिया से आए हैं। वी यूज्ड टू बी शाय ऑफ इट। सो आई थिंक वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स ऑन द राइट ट्रैक। और इतना देख लिया कि अगर ये जेनजी आगे आके ये देश को चलाने वाले हैं तो वी आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा और अच्छा हो रहा है। हाँ, इफ़ वी कैन स्टार्ट हायरिंग मोर पीपल, मोर जजेस, जुडिशरी को थोड़ा सा हम फास्ट करें तो वो डिपेंडेंसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर विल बिकम रिड्यूस्ड। प्रधानमंत्री जी जेनजी से आकर अपने रास्ता मतलब बातचीत करने के लिए अक्सर वो आजकल वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई एक सजेशन देनी हो आपकी ओर से, और वो कैसा काम कर रहे हैं? कौन होते देने वाले, हम कौन होते हैं? ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ डूइंग वंडरफुल थिंग्स। इंक्लूसिव तो है। उन्होंने देखा कि एक इशू है एंड ही केम आउट, मतलब मित्रों से फ्रेंड्स में आ गए थे। तो बड़ी बात है दैट ही इज़ विलिंग टू स्पीक देयर लैंग्वेज।
तो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी बात है, इट्स अ साइन ऑफ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। सो हम लोग कुछ नहीं सिखा सकते, ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड सैल्यूट टू हिम। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत Thank you. मजा आया आपसे Thank you. बातचीत करने के लिए। Thank you. राज कुंद्रा को आप सुन रहे थे। यकीनन जिस तरह का इनका सफर रहा है वो अपने आप में अमेजिंग, अद्भुत रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जो छुए जाने बाकी हैं। एक सफल उद्यमी से लेकर अब पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार तक का सफर आपको तय करना है, जिसको लेकर आप चाहते हैं कि दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिले। इनकी फिल्म कितनी पसंद आएगी और लोगों का कितना प्यार मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे जेन ज़ी हैं, इस देश का जो युवा है, वो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकता है। अरे सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।